दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर के, जो कि आज हमारा 187वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, 187 मायने रखता है। दोस्तों इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय को कवर किया। आगे दोस्तों हम लोग 151 नंबर से आज 187 पे पहुंच चुके हैं, यानी 37 लेक्चर हम लोग जो है केवल और केवल भारतीय संविधान में कवर कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 5581 से लेकर के 5610 तक के सवाल हम कवर करने चल रहे हैं, यानी 5600 सवालों का कलेक्शन आपके पास हो गया है। ठीक है, अगर आपने शुरुआत से ज्वाइन किया होगा तो बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा भारतीय संविधान में आज हम किस टॉपिक पर क्लास ले रहे हैं दोस्तों? तो संसदीय एवं अस्थायी समितियों से संबंधित बहुत सारे सवाल मैं आज सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूं, जिसमें किस तरह के सवाल आते हैं, जिसे जानना होता है ना कि आज क्लास तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सवाल कैसे कैसे आते हैं, ये सवाल परीक्षा में आता भी है या नहीं आता, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। लिख रहा दोस्तों, संसदीय समिति का गठन किस सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और इस समिति में कौन कौन सदस्य बन सकता है, इस तरह के सवाल आते हैं। या फिर इस तरह की जो समितियां होती हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय के लिए एक्टिव होती है, ये सब जो है उसके रिगार्डिंग सवाल बनते हैं। आगे लिख रहा, राज्यसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन किस प्रकार का होता है, या लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, कुल कितने मेंबर होते हैं, इस तरह के सवाल। सरकारी उपक्रमों की जो समिति होती है उसका अध्यक्ष जो है किसे नामित किया जाता है, इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इन सवालों पर हम चर्चा परिचर्चा करें। आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों ये सुपर सेलिंग बैच है। बाकी पॉलिटी का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। एक मौका दीजिए, ज्यादा नहीं, एक मौका सिर्फ दीजिए, आपको लगने लगेगा कि वाकई नितिन सर कुछ अलग दे रहे हैं, और विषय को सिर्फ एक बार पढ़ना होगा, बार बार नहीं पढ़ना होगा आप सभी को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पढ़ना। पहला सवाल, मेरी क्लास में आने के बाद ना कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज के पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ताकि आराम से आप उत्तर को समझ सकें। और भारतीय संविधान मेरी नजर में तो बहुत आसान है, बस खाली आपको समझना है प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रहा है। देखिए आइए सीखेंगे हम लोग। तो पहला सवाल दोस्तों, बताने से पहले बताऊं मैं आपको कि आज हमारा 187वां लेक्चर है। 5581 से लेकर 5610 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। संसदीय एवं अस्थायी समितियों से संबंधित सवाल है। पहला सवाल लिख रहा है, किन संसदीय समितियों का चुनाव सदन द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रतिवर्ष हर साल क्या किया जाता है? एक समिति का चुनाव किया जाता है। पूछ रहा किस तरह की समितियां, तो याद रखिए जब आप संसद की बात करेंगे तो संसद में दो तरह की समितियां होती हैं, या तो अस्थायी समितियां होती हैं, या तो अस्थायी समितियां होती हैं, या फिर अस्थायी समितियां होती हैं। कोई दिक्कत आपको? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा संसद में दो तरह की समिति बनती हैं, या तो अस्थायी यानी परमानेंट, या तो टेम्परेरी। ठीक है, दो तरह की समितियां बनती हैं। आगे सवाल देखते हैं। अच्छा यहां पे ना हो तो लिख लीजिए कि संसद में दोस्तों कितने तरह की समिति होती है, तो याद रखेंगे दो तरह की समिति होती है, या तो अस्थायी समिति होती है या फिर अस्थायी समिति होती है। पॉइंट 1 नोट हो गया ना? चलो आगे देखते हैं। लिख रहा है, किन समितियों का चुनाव जरूरत के अनुसार किया जाता है। देखिए दो तरह की बातें होती हैं। ठीक है, एक समिति तो कंपलसरी होती है जो हर साल बनती ही बनती है, ठीक है, तो वो हो जाती है दोस्तों अस्थायी समिति। लेकिन ऐसी समितियां जो जरूरत के हिसाब से बनती हो, जब जरूरत होगी तब समिति बनेगी, जरूरत नहीं है तो समिति नहीं बनेगी, यानी क्या होती है? इन्हें अस्थायी समितियां कहती हैं। तो आपका उत्तर भी मिल गया। और जरूरत पूरी हो जाने पर क्या हो जाती हैं? वो समितियां समाप्त कर दी जाती हैं। इसीलिए दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अस्थायी समितियों के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत आपको? याद रखेंगे जो हर साल बनता है वह अस्थायी है, जो जरूरत के हिसाब से बनता है वह अस्थायी है। क्या कठिन है? मुझे बता दो, मुझे बता दो कि यही कठिन है। आगे पॉइंट सुनिए। एक तीसरा सवाल दे रहा दोस्तों कि कौन सी समितियां तदर्थ समितियां, या फिर इन्हीं तदर्थ को इंग्लिश में कहते हैं एड हॉक कमेटी, ठीक है, भी कहते हैं। चलिए पहले बात छोड़िए, सर हम रट तो लेंगे, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि तदर्थ समितियों का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में किसे एड हॉक कहते हैं, तब आप कुछ जान नहीं पाएंगे। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय बने हुए हैं। कहो हाँ? हाँ सर बने हुए हैं, अलग अलग लेयर पे बने हुए हैं। जिला स्तर पे भी न्यायालय है, उच्च स्तर पर भी है और सर्वोच्च स्तर पर भी है, ठीक है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे देखेंगे तो राज्यों में क्या होते हैं? हाई कोर्ट होते हैं। उसके नीचे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सभी को पता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2,
कि आप मुझे बताओ, देश में केसेस बहुत सारे हैं ना, और उनको सुलझाने वाले जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो कम है ना। इसमें मैं कुछ कठिन बता रहा हूँ? नहीं ना। हाँ सर, आपकी बात पॉइंट में ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, क्या आपको नहीं लगता कि सारे केसेस जो इतने दिनों से पेंडिंग हैं उनको जल्दी खत्म करना चाहिए? सर लगता तो है, लेकिन अब उतने जज ही नहीं है तो केस खत्म कैसे होगा? ठीक है, मैं आपसे कहूँ उतने जज क्यों नहीं है? उतने जज क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो लोग जज बनाए जाते हैं या तो वो पद रिक्त है, या तो उनमें सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। पॉइंट की बात है, ठीक है। अगर सरकार भर्तियां करें तो ये जितने भी केसेस पेंडिंग है समाप्त हो सकते हैं। चलिए एक पल के मान लिया कि सरकार भर्तियां नहीं कर रही तो सरकार की पॉलिसी है, लेकिन केस तो खत्म होना चाहिए ना। हाँ सर ये तो होना चाहिए। तो होता क्या है कि जो जज रिटायर हो जाता है, जो जज क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो बाद में दोस्तों आपको बड़ा एक्सपीरियंस होता है भाई, कब का जज बना व्यक्ति, कब रिटायर हुआ जाकर के, कितने सारे केसेस को उसने सुलझाया होगा अपने जीवन काल में। अब तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई, ठीक है। तो जब जज रिटायर हो जाता तो रिटायर होने के बाद क्या करेगा? घर जाएगा, गाँव में अपने बैठेगा, घूमेगा, टहलेगा, ये सब काम, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है कि उन जज को बुला लेती कि आप ना आइए अपना एक्स्ट्रा समय दीजिए, किसको? हमारे इस न्यायिक व्यवस्था में अपना समय दीजिए, और उन्हीं जज को कहते हैं एड हॉक, ठीक है। अब मैं आपको केवल जोड़ के पढ़ा रहा हूं, एड हॉक, ठीक है। यानी वो रिटायर हो चुके थे लेकिन उनको पुनः बुला लिया गया। क्यों? वो एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, वो जल्दी जल्दी केसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और पैसा किसको नहीं बुला लेता, ठीक है। तो जो जज जितने दिन काम करके अब खाली हुए थे कि नहीं मुझे घर जाना चाहिए, एक बार फिर से उन्हें नौकरी का मौका मिल गया और फिर से उस व्यवस्था में आ गए। तो दोस्तों एड हॉक, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, एड हॉक, एड हॉक का मतलब होता है जरूरत। भाई न केस इतना ज्यादा पेंडिंग होता, न हमें बुतलाने की जरूरत पड़ती, बात खत्म। अगर केस पेंडिंग ना होता तो क्या जज को रिटायर होने के बाद बुलाने की जरूरत पड़ती? बोलो नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि जरूरत है इसलिए बुलाया गया, बस ये जरूरत शब्द को पकड़ लो। तो एड हॉक कमेटी का मतलब क्या है? मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाया कि जरूरत समझो। तो एड हॉक का मतलब क्या हो गया? तदर्थ का मतलब क्या हो गया? जरूरत, समझ जाओ बस का, ठीक है, यानी आवश्यकता है, ठीक है। तो एड हॉक कमेटियां किस तरह की होंगी? जरूरत पे कौन सी समिति बनती है? बताओ, अस्थाई बनती है कि अस्थाई बनती है? सर अस्थाई बनती है, जरूरत पे अस्थाई समिति। तो उत्तर क्या होगा कि तदर्थ समितियां जो है किस तरह की समितियां होती हैं? तो याद रखिएगा अस्थाई समितियां होती हैं, ठीक है, अस्थाई समितियां होती हैं। सर क्या लॉजिक देके सर आपने याद कराया? भाई आज आपने याद कर रहे हो, हमने तो 5600 क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ाया, ठीक है। आप आज जा रहे हो, पीछे की क्लास जाके देखो। अच्छा कुछ बच्चों ने कहा सर आप बड़ा सीरियस होकर पढ़ाते हैं, आज से सीरियस होकर पढ़ाना बंद, इसलिए थोड़ा सा टाइम देके पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि मैं सोचता था कि आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाए, 10 मिनट ज़्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन आपसे खूब बातचीत मैं करूँगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा जब राज्यसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन होता है, पॉइंट नोट करेगा दोस्तों। अब आपने पढ़ा कि समितियां दो तरह की होती हैं, या तो अस्थायी होंगी या तो अस्थायी होंगी। लेकिन दोस्तों समिति में भाई कोई ना कोई मेंबर होगा, तो मेंबर या तो लोकसभा के होते हैं या तो राज्यसभा के होते हैं या दोनों से होते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। लिख रहा है जब राज्यसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन होता है तो उन सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे होता है? अच्छा एक बात बताओ, राज्यसभा से समिति के सदस्यों को मिला के समिति का गठन कर रहे हो, और राज्यसभा का मालिक जालिक कौन है बताओ मुझे? हम नहीं बताएंगे उत्तर हम आपको उत्तर सारा पता है भाई, आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हो सर हम जानते नहीं। मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर आप जानते हो, हम आपसे पूछ रहे हैं आप मुझे बताओ राज्यसभा का मालिक जालिक कौन है? आप कहोगे सर वहां का सभापति होता है, तो उत्तर लिखो ना सभापति, ठीक है। तो जो सभापति है राज्यसभा का, वही क्या करेगा दोस्तों? वही क्या करेगा? उसी के पास ये पावर होता है कि राज्यसभा के किस किस मेंबर को किस किस समिति में रखना है, बात खत्म, वही मालिक जालिक है। तो बात खत्म, समझ में आ गया ना? राज्यसभा का सभापति होता कौन है? सर उपराष्ट्रपति होता है, सब तो बच्चों वाली बात है। चलो उत्तर तो बता दिया आपने। आगे देखो, लिख रहा जब राज्यसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन होता है तो उन सदस्यों को चुनने का अधिकार किसे? ठीक है, हम कह रहे हैं आपको इसका उत्तर पता है, आप अपनी विद्या नहीं जानते, ठीक है। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि वो लंका जा सकते हैं, ठीक है, जब उन्होंने कहा अरे राम कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, ठीक है, आप जा सकते हैं, तो आपके लिए चुटकी भर का काम है, तो हनुमान जी को लगता हाँ चुटकी भर का काम है, जा सकते हैं, चले गए एक छलांग में लंका, बीच में कहीं रुके नहीं, ठीक है। मैनाक पर्वत पर रुके थे थोड़े समय के लिए, बस एक छलांग में लंका, समझ जाइए। तो आपको भी इसका उत्तर पता है। चलो मैं पूछता हूं आपसे, अपनी भाषा में पूछूंगा, आप उत्तर बता दोगे। कह रहा है राज्यसभा के जिन सदस्यों को ऐसी समितियों में रखा जाएगा, ठीक है, लिख रहा है कि किसे सदस्य चुनने का अधिकार है, उन सदस्यों को चुनने का अधिकार किसे होता है? एक बात बताओ, सभापति नॉमिनेट करता है, उनको उन्हीं के लोग चुनेंगे ना। जैसे मान लीजिए आपके गांव में क्या हो रहा है, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, तो जो व्यक्ति खड़ा होगा प्रधान के पद पे
भाई लोग उसी को वोट देंगे, और वोट कौन देगा? तो गांव के लोग देंगे। यानी राज्यसभा के लोग अपने बीच के लोगों को खड़ा भी करेंगे और वही उनका चुनाव भी करेंगे। तो यहां हम क्या लिख दें बताइए? यहां हम लिख दें राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि मामला राज्यसभा का है तो उत्तर भी क्या होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्य। सिंपल सी बात है, राज्यसभा का मामला हो तो लोकसभा के वो आके थोड़े चुनेंगे, सदस्य आके थोड़े चुनेंगे, भाई वही ना चुनेंगे, बस बात खत्म। अगला पॉइंट पढ़िए, संसदीय समितियों के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? अरे सर इस छोटे मोटे बातें मत पढ़ा करिए। पहला प्रकार पढ़ा था दोस्तों अस्थाई समिति, अस्थाई समिति, और दूसरा प्रकार पढ़ा था सर अस्थाई समिति। दो ही बात है, तीसरी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, पॉइंट खत्म हो गए यहाँ पे। चलो आ जाओ अगले सवाल पर, आपको सब आता है। लिख रहा है संसद के कार्यों को संपादित करने के लिए कौन सी संस्थाएं इसकी सहायता करती हैं? ठीक है, लिख रहा है संसद के कार्यों को संपादित करने के लिए। भाई संसद में कानून बनाने का काम होता है। अब संसद जो है वो विभिन्न प्रकार के वहां काम होते हैं। लोगों को लगता होगा कोई काम नहीं, लेकिन क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में संख्या बल होता है तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। उन कार्यों को संपादित करने के लिए कौन काम होता है, कौन सहायता करता है? तो यही संसदीय समितियां बनाई जाती हैं जो मदद करती हैं। ठीक है, यही संसदीय समितियां क्या करती हैं? उनकी मदद करती हैं। और इन संसदीय समितियों में दो और पढ़ते हैं, अस्थाई समितियां भी उनकी मदद करती हैं, अस्थाई वाली भी उनकी मदद करती हैं, और जरूरत पड़ने पर अस्थाई का भी गठन करता है तो ये भी उसकी मदद करती, दोनों मदद करेंगी। बात समझ में आ गया ना? तीसरा पॉइंट पढ़ो, लिख रहा है कि संसदीय समिति का गठन किस सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए? संसदीय समिति का गठन किस सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो संसदीय, भाई अब तो ये बताया नहीं कि हम अस्थाई वाला चाहते हैं कि अस्थाई वाला चाहते हैं। चलो अगर नहीं भी बताया तो सिंपल सी बात है, या तो लोकसभा के सदस्य होंगे और या तो क्या होंगे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, या तो हम इन दोनों को मिला करके हम उनको क्या कह दें दोस्तों, इनको कह दें हम संसद के सदस्य होंगे। तो एक ही बात है ना, के सदस्य, या फिर इनको मिला के हम कह दें संसद के सदस्य। मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? ठीक है, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं दोस्तों। उन्हीं सदस्यों के द्वारा दोस्तों क्या किया जाएगा? संसदीय समिति के अन्य सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बात खत्म, आगे बढ़िए। लिख रहा लोकसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन किस प्रकार का गठन होता है? जैसे हमने राज्यसभा के सदस्यों के गठन के बारे में पढ़ा था। अच्छा, किस प्रकार होता है दोस्तों? तो नामांकन प्रक्रिया से। जैसे अगर आपको अपने गांव में दोस्तों प्रधान पद का चुनाव जो है लड़ना है तो भैया नामांकन करिए, आइए, और आप ही नामांकन क्यों करेंगे? जो जो इच्छुक व्यक्ति होंगे उस सबके सब नामांकन करेंगे। तो भैया कौन नहीं चाहता, लोकसभा के सदस्यों में 545 लोग बैठे हैं, कौन नहीं चाहता कि हम किसी समिति का मेंबर बने? हर आदमी चाहता है। तो आइए नामांकन करिए। नामांकन होगा और नामांकन के पश्चात क्या होगा दोस्तों? मतदान होगा। मतदान के बाद जितने मत पड़ेंगे उस आधार पर दोस्तों क्या होगा? व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। सिंपल, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल है। लिख रहा है जब लोकसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन होता है तो उन सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे होता है? अच्छा एक बात बताओ, जब राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे था? भाई उसके मालिक जालिक को था। और राज्यसभा का मालिक जालिक कौन है? सभापति है। और लोकसभा की बारी आ गई तो लोकसभा का मालिक जालिक कौन है? कहो लोकसभा अध्यक्ष है। कहो लोकसभा अध्यक्ष है। तो भैया यहां क्या उत्तर हो जाएगा? यहां उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, मैं आपको कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? हर चीज के पीछे लॉजिक समझते चलिए आराम से। ऐसी क्लास पूरी यूट्यूब पे मिलेगी नहीं। लोग मसाला पढ़ाना जानते हैं, कोई पूरा पढ़ाने को तैयार नहीं है। मैं आपसे बार बार कर रहा हूं दोस्तों, जाके ढूंढ लो, कोई भी टीचर पूरा पढ़ाने को तैयार नहीं है। पेशेंस चाहिए भाई। हम 187 लेक्चर पे आए, पेशेंस चाहिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने को। क्यों? ऐसे ही कभी 500 लेक्चर पे पहुंचना होगा। लोगों क्या 15 सेकंड का समय लोगों के पास, तो करेंगे क्या टीचर? ठीक है, जैसे टीचर वैसे बच्चे, थोड़ा सा समय देंगे तो सब मिलेगा। आगे लिख रहा है जब लोकसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन होता है तो उन सदस्यों को चुनने का अधिकार किसको है? अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों को अगर लेके गठन कर रहे थे तो राज्यसभा वाले वोटिंग करते थे, और लोकसभा को लेके करोगे तो लोकसभा वाले वोटिंग करेंगे। क्या कठिन क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ये आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है राज्यसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन किस प्रकार का गठन होता है? जैसे हमने पीछे पढ़ा लोकसभा वाले में, या पहले क्या करेंगे? जिसको चुनाव लड़ना है उनका नामांकन होगा, और नामांकन के बाद क्या होगा दोस्तों? लोग मतदान करेंगे और उनका चुनाव किया जाएगा। यही मेथड है और वही मेथड यहां भी है। सिंपल सा है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिख रहा है प्राक्कलन, ये बड़ा अच्छा सर, बहुत जबरदस्त। हमने कई बार पढ़ा है कि प्राक्कलन समिति
समिति से बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल क्या पढ़िए, लिख रहा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिए इस तरह की जो समितियां बनती है ना, ये इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का कार्यकाल। और हमने तो ये भी पढ़ा कि जो अस्थाई समिति होती है, हमने तो ये भी पढ़ा कि जो अस्थाई समितियां होती हैं इनको प्रत्येक वर्ष जो है बनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष इनका गठन किया जाता है कि नहीं। तो ये भी सही हो गया दोस्तों। तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी कितना हुआ, 1 साल का कार्यकाल। क्यों, अगले साल फिर से गठन किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना अच्छे से। आगे बढ़ो, लिख रहा सरकारी खर्च में कमी लाने, संगठन में कुशलता बढ़ाने और प्रशासन में सुधार करने जैसे विषयों पर कौन सी समिति अपनी रिपोर्ट देती है। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। तो याद रखेगा ये सब काम दोस्तों किसका है, प्राक्कलन समिति का ही है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का काम क्या दोस्तों, इस प्राक्कलन समिति में जितने भी मेंबर होंगे वो मेंबर क्या करेंगे, किसी तरह देखेंगे कि हर समय उनका फोकस होगा कि कैसे सरकारी खर्चे में कमी लाया जाए, क्योंकि जितना कम खर्चा होगा, जितना पैसा बचेगा, उतना ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो सरकारी पैसे या जो खर्च हो रहा है उनमें कमी लाना और कैसे कार्यकुशलता बढ़ाया जाए, कैसे जो है इफेक्टिव वर्क किया जाए, कैसे बढ़िया काम किया जाए, ये सारा चीज देखना। प्रशासन में दोस्तों कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं, उसको कम करना और बहुत सारी चीजों का सुधार करना, ये सब काम प्राक्कलन समिति का होता है। लिख रहा है किसी समिति को, किसी समिति को नहीं, यहां होना चाहिए किस समिति को। ठीक है, लिख रहा किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, याद रखिएगा लोक लेखा समिति। क्या नाम है दोस्तों, लोक लेखा समिति को इसकी जुड़वा बहन कहा गया। पता है जुड़वा बहन क्यों कहा गया? देखो आप मुझे बताओ क्यों ऐसे कहा जाता है। जुड़वा बहन का मतलब है जैसी क्वालिटी इसकी है वैसी क्वालिटी लोक लेखा समिति की होगी, जैसा काम प्राक्कलन समिति का वैसा काम लोक लेखा समिति का होगा। सर आपके कहने का मतलब है कि प्राक्कलन समिति का भी काम होता है क्या, सरकारी खर्चे में कमी लाना, संगठन में कार्यकुशलता बढ़ाना, प्रशासन में भागीदारी को बढ़ाना, सुधार करना। सर यही काम लोक लेखा समिति का भी है। बिल्कुल है। तो सर ये 2 समिति बनाने की क्या जरूरत है? सर ये तो हम कभी सोचे ही नहीं कि 2 समिति बनाने का क्या जरूरत है। आप बताओ मुझे, अगर दोनों का एक ही काम है तो 2 समिति काहे बनाए? हाँ, 2 समिति क्यों बनाए? नहीं सोचा सर। ये तो पढ़ा हमने कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, लोक लेखा समिति को, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्यों बना। हम बताएं, एक लाइन की बात है, छोटी सी बात है, कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। इसलिए बना कि जो प्राक्कलन समिति है उस पर नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है, लोकसभा, जिसका बहुमत होता है, जिसकी सरकार होती है वो करता है। और लोक लेखा समिति पर कौन कंट्रोल नियंत्रण करता है, जो विपक्ष में बैठा होता है। क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब पक्ष वाला विपक्ष वाला दोनों एक ही उद्देश्य पे काम करते हैं। बिल्कुल, तभी बीजेपी और कांग्रेस कहां झगड़ा करते हैं, नहीं पता कहां करते हैं। वो डिबेट होता है, वो टीआरपी मेंटेन करने के लिए होता है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे। आप बताओ, जब सर प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का एक ही उद्देश्य होता है तो लड़ते क्यों हैं भाई? दोनों का काम है सरकारी खर्चे में कमी लाना, दोनों का काम है प्रशासनिक सुधार करना, फिर लड़ाई किस बात की भाई? अगर दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता तब तो हम कुछ सोचते हैं। अब ऐसा है जो है वही बता रहा हूं आपको, समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे देख लीजिए। ठीक है, तो यहां से दे रहा दोस्तों की किताबें, हमारी किताबें भी बहुत सारी आ चुकी हैं। एक बार आप मौका तो दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी रखी गई इन किताबों में। ठीक है, मार्केट में देखिए बहुत सारी किताबें हैं। हमारी किताबें तो आप देख ही रहे होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो ये इमेज कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें किताब बनाने में समय लगता है। ये किताब बनाने में दोस्तों कम से कम 2-3 महीनों का समय जाता है। और लोगों की किताब में देखता हूँ कि यार 3 महीने में 30 किताब आ जाती है। इसका मतलब है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी किताबों में लिखा क्या है। ठीक है, फिलहाल हम किसी तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि अगर मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो जो किताबें हैं ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हैं, इनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के सवालों को। और आगे लिख रहा दोस्तों कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति ये किस प्रकार की समितियां हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, वैसे तो अगर इनकी बात किया जाए तो ये वित्तीय समितियां हैं। क्या कहलाती दोस्तों? इन्हें क्या कहते हैं? वित्तीय समितियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इन्हें वित्तीय समितियों के नाम से जानते हैं। एक तरह की वित्तीय समितियां हैं। लिख रहा प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि जो प्राक्कलन समिति होता है इसकी जुड़वा बहन दोस्तों किसे कहा जाता है? जुड़वा बहन। तो आप मुझे नहीं लगता कभी भूलेंगे, याद रखेंगे लोक लेखा समिति को किसे कहा जाता है?
लोक लेखा समिति को इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। अभी आपसे पूछ रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 सदस्य होते हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल याद रखिएगा दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो कार्यकाल हमने पीछे ही पढ़ा कि इनका कार्यकाल होता है सर 1 वर्ष का कार्यकाल। क्यों? क्योंकि इस तरह की समितियां प्रत्येक वर्ष बनाई जाती हैं और एक तरह की अस्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य किस, एक मिनट, कुल कितने प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ओहो रुकिए, 15 और 7 22। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य किस सदन से आते हैं? ठीक है, तो एक चीज मुझे गड़बड़ हो रहा है, 15 7 22 ने दोस्तों यहां पे करिए आप 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें होते हैं 30 मेंबर। जो लोक लेखा समिति होता है ना, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो दोस्तों कई सारी समितियां जहां 22 होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 आते हैं राज्यसभा से। ठीक है, लेकिन आप प्राक्कलन समिति के सभी 30 मेंबर ये किस सदन से होते हैं? हमने पहले ही कहा कि जो प्राक्कलन समिति है ना, इस पे पूरा कंट्रोल केवल लोकसभा का होता है। ठीक है, तभी तो जो दूसरी वाली समिति लोक लेखा समिति उस पर विपक्ष का कंट्रोल रहता है। तो इसके कुल सदन कहां, मतलब कुल सदस्य कहां से आते हैं, तो याद रखिएगा ये सभी के सभी सदस्य ये कहां से आते हैं दोस्तों, ये लोकसभा से आते हैं, जितने भी मेंबर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में याद रखेगा हमेशा विपक्ष आता है। ठीक है, इसमें किसकी भूमिका रहती है दोस्तों? इसमें भूमिका हमेशा किसकी रहती है? विपक्ष की भूमिका रहती है। और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है किसकी? तो याद रखेगा प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति दोस्तों संसद की सबसे बड़ी समिति भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेंबर हैं ये 30 मेंबर हैं, बाकी जगह पे और कहीं भी 30 मेंबर नहीं है, सब जगह 22 मिलेंगे। जैसे अगर लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22 सदस्य हैं। यही मैं पीछे जो 22 लिख दिया था तो वहां पे ध्यान आया मुझे। ठीक है, 22 सदस्य। लिख रहा लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो यहां लोकसभा के होते हैं दोस्तों 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। और राज्यसभा के दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? तो यहां होते हैं 7 सदस्य। ठीक है, 7 सदस्य होते हैं। तो ठीक है, तो 15 और 7 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? कुल 22 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22 मेंबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि के व्यय की जांच दोस्तों कौन सी समिति करती है? तो देखो, संसद द्वारा किसी भी काम के लिए एक बार पैसा पास हो गया, अब सरकार करी कि नहीं मुझे और पैसा चाहिए, तो भाई ये तो गलत है ना। तो विपक्ष वाले तुरंत टोकेंगे, अरे और पैसा कैसे? ठीक है, तो जांच करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार जो पास होता है तो प्राक्कलन समिति उस पर कंट्रोल करती है। लेकिन जो दोबारा वाली बात कर रहा है दोस्तों, यानी जब कभी अतिरिक्त पैसे होंगे तब उसका जांच कौन करेगा? याद रखेंगे, तब जांच करेगा लोक लेखा समिति। कौन जांच करेगा दोस्तों? लोक लेखा समिति के द्वारा जांच किया जाएगा, याद रखेंगे। लिख रहा राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के प्रमाण की जांच कौन करता है? तो जितनी भी दोस्तों कमियां हैं, यानी जो बहुमत की सरकार है उनकी जो कमियां हैं, उन सभी कमियों को कौन उजागर करेगा? उनको उजागर करेगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। और मैंने आपसे कहा कि दोस्तों लोक लेखा समिति की जो भूमिका होती है यह हमेशा विपक्ष के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? विपक्ष के रूप में। क्यों? इनका काम ही है कमियां ढूंढना, क्योंकि कमी ढूंढना बहुत जरूरी है। कमी जब आपकी कोई बताएगा तब तो उस कमी को आप दूर करेंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये लोक लेखा समिति बनाई गई। लिख रहा सरकारी उपक्रमों की समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एक होता है दोस्तों सरकारी उपक्रम की समिति। ये सरकारी उपक्रम की जो समिति दोस्तों ये भी वित्तीय समिति के अंतर्गत आती है। किस समिति के अंतर्गत आती है? यह भी वित्तीय, गलत लिख दिया मैंने, यह भी वित्तीय समिति के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। और यहां भी मेंबर कितने होते हैं दोस्तों? तो जितने मेंबर ये लोक लेखा समिति में है उतने ही मेंबर दोस्तों यहां भी होते हैं, कुल 22। ठीक है, प्राक्कलन समिति सिर्फ सबसे बड़ी होती है, इसलिए दोस्तों वहां मेंबर कितने? 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी केवल और केवल लोकसभा से। लिख रहा सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य लोकसभा के होते हैं और कितने सदस्य दोस्तों राज्यसभा के होते हैं? कहां दोस्तों? लिख रहा सीधे सीधे सरकारी उपक्रमों की समिति में। यहां भी लिखा है सरकारी उपक्रम समिति में। तो याद रखिएगा, अगर हम पूछें दोस्तों कुल संख्या तो आपने कहा सर कुल संख्या है 22। ठीक है, तो लोकसभा में कितने आ जाएंगे दोस्तों? लोकसभा से आ जाएंगे 15 पुनः, और राज्यसभा से आ जाएंगे कितने दोस्तों? 7 आ जाएंगे। 15 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। लिख रहा है सरकारी उपक्रमों की जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन नामित करता है दोस्तों? कौन नामित करता, कौन होता है, नहीं कौन
नामित करता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कौन नामित करता है? तो याद रखेंगे नामित करने वाला व्यक्ति कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों यह नामित किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। एक से बढ़कर एक सवाल है और इसी तरह के सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। न हो भरोसा तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सर सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लिख रहा है लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पीछे हमने पढ़ा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट था प्राक्कलन समिति। क्या था दोस्तों? प्राक्कलन समिति। हमने पढ़ा प्राक्कलन समिति में जो खास बात है ना कि यह अस्थायी समिति होती है और प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है, इसलिए यहां भी 1 साल होगा। और इसको जरूरत के हिसाब से नहीं, ये भी दोस्तों अस्थायी वाली में आ जाएंगे तो ये भी दोस्तों 1 वर्ष में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में ही दोस्तों क्या होगा? ये होगा। प्लस दोस्तों ये दोनों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। अंतर खाली इतना है कि प्राक्कलन वाले में सदस्यों की संख्या 30 होती है और अगर हम लोक लेखा की बात कर दें तो यहां सदस्यों की संख्या 22 होती है। ये याद रखेंगे। लिख रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब हो गया CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, द्वारा दिए गए लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो CAG जितना भी रिपोर्ट देता है उसको जांच करने का काम किसका है? याद रखेंगे लोक लेखा समिति का। क्योंकि जितना बढ़िया जांच दोस्तों विपक्ष कर सकता है उतना अच्छा जांच कोई नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों हमको यहां ये बात याद रखना। हालांकि विपक्ष विपक्ष बोलने का बहुत मतलब नहीं है, भूमिका में विपक्ष बता रहा हूं। बाकी सदस्य दोस्तों बात करेंगे जिसमें लोकसभा के भी लोग होते हैं और राज्यसभा के भी लोग होते हैं। लिख रहा भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा दी गई राशियों के विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच कौन करता है? तो सरकार को जितना भी पैसा दिया जा चुका है, पुनः दोस्तों अगर उसमें जो है कुछ जांच करने वाली बात आ रही तो सब कुछ जांच पड़ताल कौन करेगा? ये लोक लेखा समिति ही जांच करती है। ठीक है, क्या है ना दोस्तों, समस्या है कि क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अरे भाई इसको हटाओ, चलो यहां पे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए मैंने कई सारे सवाल आपको एक जैसे हूबहू मिलते जुलते सवाल दिखाएं कि अलग अलग परीक्षा में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से हमारे YouTube चैनल पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें भी आ गई हैं, कोर्स भी आ गए हैं। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि कोर्स भी अगर आपने ज्वाइन किया या किताब लिया ना, आप संतुष्ट जरूर रहेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत हाईमारी में नहीं जीते हैं, आदत है हाईमारी में नहीं जीते हैं। इत्मीनान से शांति से अपना काम करना है और सब कुछ अच्छा चलेगा। ठीक है, तो संतुष्टि होनी चाहिए, वो हमारे पास है। बाकी आप आइए, देखिए 187 लेक्चर हो चुका है। कल हम दोस्तों 188वां लेक्चर लेकर आएंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे दोस्तों संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे। तो संविधान समाप्त हो जाएगा तो हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी सीरीज में हम लोगों ने पूरा इतिहास पढ़ा है। 150 लेक्चर इतिहास आप ढूंढना जाके किसी ने पढ़ाया है क्या? ठीक है, अब हमारे इतिहास पढ़ाने के बाद हो सकता है और लोग पढ़ा दें, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता हो कि नितिन सर वाकई हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं, तो इतना मदद आप जरूर करना, लाइक कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में।